इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी डिसाइपल को अपना डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाया हो तब भी सिस्टम मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देगा, लेकिन उस रिवॉर्ड में से कुछ परसेंटेज वो कम करेगा। लेकिन इतना काफी है, जब तक सिस्टम मुझे वापस में कुछ न कुछ देता रहेगा तब तक मेरे जो सक्सेस होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फिर फेंग अपने सेक्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि सिर्फ 3 सालों में डेफिनेटली यहाँ पर वापस आऊंगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें जुआनजिन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यू आकर अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर, आप जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लोन बॉडी बना लेते हैं उसमें आपने महारत हासिल की है। फिर क्यू का मास्टर उसे कहता है कि तुम 9 स्वॉर्ड माउंटेन पर गई और तुम्हें मामूली चोट लग गई। ये सुनने के बाद क्यू कहती है कि ये डिसाइपल जानता है कि उसने काफी बड़ी गलती की है। फिर एल्डर वैंग क्यू से कहती है कि आखिर जियानजिन के डिसाइपल का नाम क्या है। ये सुनने के बाद क्यू एल्डर वैंग से कहती है कि उसका नाम यू जेंगफेंग है। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग क्यू से कहती है कि आखिर तुम यू जेंगफेंग के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनने के बाद क्यू एल्डर वैंग से कहती है कि यू जेंगफेंग को देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी सिर्फ ट्रूयॉन रिलम पर है, लेकिन उसने कब का ही स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग काफी हैरान हो जाते और कहते हैं कि क्या उसने स्वॉर्ड इंटेंट को भी समझ लिया है, क्या वो नॉनसेंस स्वॉर्ड रिलम पर है। ये सुनने के बाद क्यू एल्डर वैंग से कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर वो नॉनसेंस स्वॉर्ड रिलम पर होता तो ये डिसाइपल कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाती। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग कहती है कि क्या ये सब उस स्वॉर्ड माउंटेन के इनहेरिटेंस के वजह से है। ये सुनने के बाद क्यू कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर एल्डर वैंग क्यू से कहती है कि जब तुम वापस आ रही थी तब मुझे एक मैसेज मिला था कि यू जेंगफेंग और उसके जो साथी है वो किंगजॉन शहर गए हैं और वो किंगजॉन शहर से लियाजे की तरफ जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद क्यू एल्डर वैंग से कहती है कि मैं अभी जाकर तैयारी करती हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और क्यू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। फिर एल्डर वैंग क्यू से कहती है कि तुम्हें तियानो पवेलियन और जो जियानुन पैलेस है उसके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी और जो 3 सालों में मेजर कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। ये सुनने के बाद क्यू एल्डर वैंग से कहती है कि मास्टर मैं समझ गए, लेकिन 9 स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में क्या। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग कहती है कि मुझे याद है कि लेजे के करीब भी एक सेक्ट है। ये सुनने के बाद क्यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ताओजाओ सेक्ट। फिर एल्डर वैंग उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, जल्दी से उनके पास एक मैसेज भेजो। फिर हमें योंगनिंग प्रेफेक्चर के ताओजाओ सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओजाओ सेक्ट के जो मास्टर है गुआंग्यू वो उनके बाकी के एल्डर से कहते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि आखिर जुआनजिन सेक्ट हमसे क्या चाहता है। ये सुनने के बाद उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि जुआनजिन सेक्ट क्या सोच रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि हम उस छोटे से 9 स्वॉर्ड सेट का कुछ करें। तभी उनमें से एक एल्डर शांगोंग कहता है कि मास्टर अगर जुआनजिन सेक्ट ने हमें एक मैसेज भेजा है तो उनके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सुनने के बाद गुआंग्यू एल्डर शैंग से कहते हैं कि एल्डर शैंग आखिर किस तरह के अरेंजमेंट्स। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग कहते हैं कि जो कि ये जुआनजिन मेन के ऑर्डर है तो हमें इस काम को करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा, क्यों ना हम इस मैटर को यंग मास्टर को हैंडल करने दे। ये सुनने के बाद गोंग कहता है कि तो फिर ठीक है, ऐसा ही होगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो गोंग है वो एल्डर शैंग से कहते हैं कि एल्डर शैंग आखिर आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग कहते हैं कि जो छोटा सा 9 स्वॉर्ड सेक्ट है वो जुआनजिन सेक्ट के काबिल नहीं है जब तक। ये सुनने के बाद गोंग कहता है कि जब तक कि जुआनजिन सेक्ट 9 स्वॉर्ड माउंटेन के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचता तब तक वो लोग 9 स्वॉर्ड माउंटेन के खिलाफ कोई साजिश रच रहे और उसके बारे में हमें पता नहीं है। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, सेक्ट मास्टर क्यों ना हम छुप जाए। ये सुनने के बाद गोंग उसे कहता है कि अगर हम कहे एक बात और करे कुछ और तो जो जुआनजिन सेक्ट है उसको हमारे साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और चिल्लाते हुए कहते हैं कि 200 सालों से हम यहाँ पर है, हमने जुआनजिन सेक्ट के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने जब जब हमसे कुछ करने के लिए कहा तब हमने चुपचाप से उनकी हर बात मानी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने हमें इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लाइजेब के बॉर्डर पर भेज दिया। 200 सालों से हमारे कितने सारे लोग उस गेट के सामने मारे गए, अब हम सिर्फ दोनों ही बचे हैं। जब तक हमारे पास स्ट्रेंथ है तब तक जुआनजिन सेक्ट हमें एक वेसल की तरह इस्तेमाल करेगा और जब हम बूढ़े आदमी यहाँ पर मारे जाएंगे तब ताओजाओ सेक्ट के पास किसी भी तरह का रास्ता नहीं रहेगा और ये तबाह हो जाएगा। प्लीज आप इस मैटर को मुझे संभालने दे, भले ही बाद में अगर ये मैटर रिवील भी हो जाता है और जुआनजिन सेक्ट के बारे में इसका पता भी चल जाता है तब भी जुआनजिन सेक्ट सिर्फ मेरे पास ही आएगा। ये सुनने के बाद वांग एल्डर शैंग से कहते हैं कि आखिर तुम कितने % श्योर हो कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग कहते हैं कि 70%। ये सुनने के बाद वांग चुप हो जाता है। फिर वांग कुछ देर सोचने के बाद एल्डर शैंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर हमें सीधा 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर हम उस लाइजे में कैसे एंटर करेंगे, लेकिन उसके अंदर एंटर करने से पहले वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ होता है जो कि अंदर से आने वाले मॉन्स्टर्स को और बाहर से जाने वाले कल्टीवेटर्स को रोक रहा होता है। फेंग के सामने सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि आखिर हम लाइजे में कैसे
एंटर करेंगे। इसके लिए वो एनकाई से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता है। ये सुनने के बाद एनकाई फेंग से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें डार्क रोड में से किसी एक को ढूंढना होगा जो कि हमें वहां पर पहुंचा देगा। ये सुनने के बाद उन बंदों में से एक बंदा डरते हुए कहता है कि डार्क रोड में से एक बंदे को मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद फेंग एनकाई से कहता है कि तुम इस आदमी के साथ जाकर उस डार्क रोड वाले आदमी को ढूंढो। ये सुनने के बाद एनकाई फेंग से कहते हैं कि जो डार्क रोड वाले आदमी होते हैं वो पैसों के पीछे पागल होते हैं। मुझे डर है कि अगर हमने उसे हायर किया तो हमें उसे काफी ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सुनने के बाद फेंग एनकाई से कहता है कि स्पिरिट टोन के सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचती, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। इतना कहने के बाद फेंग होंगशांग को बहलाते हुए फुसलाते हुए उसके पास से स्पिरिट स्टोन्स ले लेता है और उससे कहता है कि बाद में मैं तुम्हें इसका डबल लौटा दूंगा। और होंगशांग भी फेंग के बातों में आते हुए डबल के लालच में फेंग को 2000 स्पिरिट स्टोन्स दे देता है। और फेंग भी होंगशांग से ये वादा करता है कि बाद में इसका मैं डबल तुम्हें चुका दूंगा। फिर फेंग जियांग और लान को एक बाजू में लेकर जाकर वो जो स्पिरिट स्टोन्स है वो आधे करके उन दोनों में बांट लेता है। लेकिन जो जियान और जो लान है वो उस स्पिरिट स्टोन्स को नहीं ले रहे होते, लेकिन फेंग उन्हें किसी तरह से मनाते हुए उन्हें स्पिरिट स्टोन्स दे देता है। और फेंग जियान और लान से कहता है कि मैं अब लाइजे में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये सुनने के बाद जियान और लान रोने लगती है, रोते हुए कुछ भी हो जाए मास्टर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ वहां पर जाऊंगी। ये सुनने के बाद फेंग उन दोनों से कहता है कि तुम मेरे 9 स्वॉर्ड माउंटेन के 3rd जनरेशन के डिसाइपल्स हो, तुम्हें मेरे 9 स्वॉर्ड माउंटेन की जो जड़े है उन्हें बचा कर रखना होगा। ये सुनने के बाद जो लान है वो घुटनों पर बैठते हुए फेंग से कहती है कि मैं समझ गई। फिर फेंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्दी से मुझे रिवॉर्ड दे दो। फिर सिस्टम फेंग से कहती है कि जो कि आपने अपने डिसाइपल को 2000 स्पिरिट स्टोन्स दिए, इसीलिए होस्ट ने 10,000 गुना फोल्ड क्रिटिकल स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लिया है, जिसके वजह से होस्ट को 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दिए जाते हैं। 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स को देखते ही जो फेंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुंह पर हाथ रखते हुए हंसने लगता है। फेंग को इस तरह से अजीब तरह से हंसता हुआ देखकर जो जियान है वो फेंग से कहती है कि मास्टर आखिर आप क्यों हंस रही है। सुनने के बाद फेंग उसे कहता है कि बस मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। लेकिन जो लान है उसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि मास्टर ऊपर से तो दिखा रहे कि वो हंस रहे, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा हर्ट है। फिर फेंग अपने पास से कुछ पिल के बॉटल्स निकालकर उन दोनों को दे देता है, जिसके वजह से 10 गुना ज्यादा रिवॉर्ड में जोन रैंक मीडियम ग्रेड के जो एलिक्सर है जी राउडेन वो दे दी जाती है। फिर फेंग उनमें से कुछ बॉटल्स जो होंगशांग को दे देता है, जिसके वजह से होंगशांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उन एलिक्सर को होंगशांग को देने के बाद फेंग उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे 9 स्वॉर्ड माउंटेन के डिसाइपल्स हो और मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं कर सकता, तुम इन एलिक्सर को आपस में बांट लो। और हमारा अगला जो पड़ाव आने वाला है वो जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा इम्प्रूव होना है। ये सुनने के बाद होंगशांग फेंग से कहता है कि मैं समझ गया। फिर हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग आराम से लेटकर अपने सिस्टम के जो फंक्शन है उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है, जिसे देखने के बाद फेंग काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन उसके सामने तो एनकाई होती है, जिसे देखने के बाद फेंग खामोश हो जाता है। फिर एनकाई उसे ग्रीट करती है। फिर फेंग एनकाई से कहते हैं कि क्या तुमने उस डार्क रोड वाले आदमी के साथ कांटेक्ट किया। ये सुनने के बाद एनकाई फेंग से कहते हैं कि हाँ हमने उसके साथ कांटेक्ट किया, लेकिन उसके जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है। ये सुनने के बाद फेंग एनकाई से कहता है कि पैसों की कोई भी चिंता नहीं है, तुम सिर्फ उससे ये पूछो कि क्या वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद एनकाई उसे कांटेक्ट करते हुए उसे ये पूछ लेती है और फेंग से कहती है कि हाँ वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हम 3 दिनों के बाद यहाँ से निकलेंगे। फिर हमें अगले दिन सुबह ताओजो सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओजो सेट का जो यंग मास्टर है उसे भी ये पता लग चुका होता है कि जो 9 माउंटेन स्वॉर्ड सेट के उसके कुछ लोग लाइजे में जाने की कोशिश करने वाले हैं। फिर हमें गुआंग और एल्डर वैंग को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर वांग एल्डर शैंग से कहता है कि एल्डर शैंग अब आप आगे क्या करने वाले हैं। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग वांग से कहते हैं कि जब यंग मास्टर सक्सेसफुल हो जाएंगे तभी से हमारा प्लान शुरू हो जाएगा, हम 9 स्वॉर्ड माउंटेन के जो लोग हैं उन्हें पकड़ेंगे। और मैंने 150 सोल्जर की एक आर्मी है जिसे ट्रेन किया है, जिनका के बैकग्राउंड और जो सेक्ट है वो पूरी तरह से क्लीन है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और जब मेरी डेड आर्मी उन 9 स्वॉर्ड माउंटेन के जो लोग हैं उन्हें पकड़ने के बाद ताओजो सेक्ट में वापस नहीं लेकर आएंगे, बल्कि उन्हें एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाएंगे और वहां पर उनसे पूछताछ करेंगे कि आखिर जोआनजिन सेक्ट उनसे क्या चाहता है। और जब हमें पता चल जाएगा कि जोआनजिन सेक्ट उनसे क्या चाहता है, फिर मैं उस डेड आर्मी को उन लोगों को मारने के लिए कह दूंगा। ये सुनने के बाद वांग एल्डर शैंग से कहता है कि बस तुम अरेंजमेंट्स कर दो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। फिर हमें सीधा 3 दिनों के बाद का रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग और उसके बाकी के साथ ये लोग उस डार्क लॉर्ड वाले आदमी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और जब वो डार्क लॉर्ड वाले आदमी से मिलते हैं तो डार्क लॉर्ड वाला आदमी इतने सारे लोगों को देखने के बाद वो कहता है कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। ये सुनने के बाद एनकाई उस डार्क लॉर्ड वाले आदमी को पैसे देते हुए उसे कहती है कि तुम्हें पैसों की कोई भी चिंता नहीं करनी होगी, सिर्फ हमें
उस फॉरबिडन प्लेस में सही सलामत छोड़ना होगा। सुनने के बाद वो डार्क लॉर्ड वाला आदमी अपने पास से किसी तरह का डिवाइस बाहर निकालते हुए वहां पर एक पोर्टल ओपन कर लेता है और फेंग से कहता है कि तुम इसके जरिए उस फॉरबिडन प्लेस में जा सकते हो। ये सुनने के बाद फेंग अपने पास से कुछ और ज्यादा पैसे निकालते हुए उसे देने लगता है और उन्हें वहां से जाता हुआ ताओज़ाओ सेठ का जो यंग मास्टर है वो भी देख लेता है। उन्हें देखने के बाद ताओज़ाओ सेठ का जो यंग मास्टर है वो सामने आते हुए बाकी के उसके बंदों से कहता है कि जल्दी से जाकर उन्हें पकड़ लो। उन्हें देखने के बाद जो फेंग और उसके बाकी के जो साथी है वो काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो ताओज़ाओ सेठ के यंग मास्टर आगे आते हुए फेंग से कहता है कि तुम सब लोग वहीं पर रुक जाओ, उस पोर्टल के अंदर से उस तरफ जाने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनने के बाद फेंग कहता है कि तुम सब लोग अंदर चले जाओ, वो हमारे लिए आ रहे हैं। ये सुनने के बाद होंगशेंग उस डार्क लॉर्ड वाले आदमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की। ये सुनने के बाद वो डार्क लॉर्ड वाला आदमी उसे कहता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर फेंग बाकी के लोगों से कहता है कि देर मत करो, जल्दी से इस पोर्टल के अंदर से दूसरी तरफ चले जाओ। ये सुनने के बाद यंग मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम अभी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो पोर्टल है उसे बंद कर देता है। ये देखने के बाद वो डार्क लॉर्ड वाला आदमी काफी घबरा जाता है और यंग मास्टर के सामने झुकते हुए उसे कहता है कि मुझे जाने दीजिए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद जो क्यू है उसके पीछे आते हुए उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये सुनने के बाद वो डार्क लॉर्ड वाला आदमी काफी खुश हो जाता है, लेकिन जो क्यू है उसके गर्दन के पीछे मारते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देता है या फिर जान से मार देता है। फिर यंग मास्टर काफी डरावने अंदाज में कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो या फिर मैं तुम्हें मजबूर करूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। इतना कहने के बाद वो यंग मास्टर और फेंग अपने अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। ऑरा को रिलीज करने के बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। जान पहचान हो जाने के बाद फिर उस यंग मास्टर से कहता है कि क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद यंग मास्टर मुस्कुराते हुए फेंग से कहता है कि तुम इतनी काबिल नहीं हो कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर पाओ। ये सुनने के बाद फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एक पावरफुल हमला उस यंग मास्टर के ऊपर कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख वो यंग मास्टर उस हमले को हल्के में ले लेता है और फेंग से कहता है कि तुम बस इतना ही मामूली सा हमला कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो यंग मास्टर अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक इमेज तैयार कर लेता है जिससे वो फेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा फेंग भी कहा किसी से कम है, वो भी अपना काफी ज्यादा पावरफुल हमला उस इमेज के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों का हमला आपस में टकराने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाका हटने के बाद हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन जो यंग मास्टर ने हमला किया होता है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। फेंग ने जो हमला किया होता है उसमें उसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल किया होता है, जिसे देखने के बाद यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसने उस स्वॉर्ड इंटेंट को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। इतना कहने के बाद यंग मास्टर काफी तेजी के साथ फिर से हमारे फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और फेंग भी उसको अपनी तरफ बढ़ता देख वो भी उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों का हमला आपस में टकराने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद यंग मास्टर के आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग आपस में हमारे फेंग के बारे में बोलने लगते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ताओज़ाओ सेठ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग और जो एल्डर शेंग है वो आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं और अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी एल्डर शेंग को एक मैसेज आ जाता है कि जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा बड़े खतरे में है। जैसे ही ये बात वो वंग को सुनाता है वैसे ही वंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, यंग मास्टर तो अल्केमी रिलम पर है। ये सुनने के बाद एल्डर शेंग वंग से कहता है कि जो यू ज़ेंगफेंग है उसने स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है। ये सुनने के बाद एल्डर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने डेड वॉरियर्स को यंग मास्टर को बचाने के लिए और जो यू ज़ेंगफेंग है और उसके बाकी के जो साथी है उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग और यंग मास्टर में काफी तगड़ी लड़ाई चल रही होती है और फेंग को अपने आप को इतनी अच्छी तरह से टक्कर देता हुआ देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए फेंग से कहता है कि अबे मैं तुम्हें अल्केमी रिलम के असली पावर दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो फेंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन उस हमले को देखने के बाद फेंग उससे कहता है कि बस इतनी पावर है तुम्हारे पास। और हमारे फेंग की पावर देखने के बाद लांग जियान और जो एनका है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। और फिर से हमें लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर ने जो हमला हमारे फेंग के ऊपर कर दिया होता है वो हमला नाकामयाब हो गया होता है। फिर फेंग टाइम ना बर्बाद करते हुए उस यंग मास्टर के ऊपर एक और जोरदार हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देख यंग मास्टर भी अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करने लगता है और अपने सामने पत्थर की एक काफी बड़ी दीवार खड़ी कर लेता है। उस दीवार को खड़ा करने के बाद यंग मास्टर को लगता है
है कि यदि हमारे फेंग का हमला काफी आसानी से रोक लेगा, लेकिन फेंग का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सीधा आकर यंग मास्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी फेंग यंग मास्टर के पास आकर उसके गले के ऊपर अपनी तलवार तानते हुए उसे कहता है कि तुम इन दोनों में से एक बात को चूज करो, अगर तुम इस फॉर्मेशन को हटा देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, अगर तुम इस फॉर्मेशन को नहीं हटाते तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। लेकिन वो यंग मास्टर अभी भी इस सदमे में होता है कि आखिर फेंग ने उसे कैसे हरा दिया, लेकिन तभी फेंग को कुछ महसूस हो जाता है, जिसके वजह से फेंग जल्दी से अपने तलवार उठाते हुए साइड की ओर एक हमला कर देता है, क्योंकि वहां पर से काफी सारे लोग यंग मास्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फेंग कहता है कि और भी ज्यादा अल्केमी रिलम के लोग। सुनने के बाद अल्केमी रिलम के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी होंगशेंग भी अपने लोगों से कहता है कि जाकर उन लोगों से निपट लो, और अपने साथियों को यहाँ पर देखने के बाद जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए फेंग से कहता है कि आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। तभी हमें उन आदमियों से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फेंग भी उछलते हुए उसके हमले से बच जाता है और टाइम न जाया करते हुए उस आदमी के ऊपर अपना भी हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यंग मास्टर भी अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पेस जैसे नुकीले पत्थर का हमला हमारे फेंग के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी फेंग उस हमले से बचने के लिए अपने आजू बाजू एक शील्ड तैयार कर लेता है, जिसके वजह से जो यंग मास्टर ने हमला किया होता है उस हमले से हमारे फेंग को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसे चुपके से हमला करने की वजह से जो फेंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी पावरफुल हमला उस यंग मास्टर के ऊपर कर देता है। वो हमला यंग मास्टर को लगने वाला होता है कि तभी उस यंग मास्टर के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसको कि वो हमला लग जाता है और उस आदमी की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखने के बाद यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि फेंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद अपने मन में कहता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उस आदमी की नजर हमारे जियान और लान के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो आदमी अपने मन में कहता है कि ये जो दोनों लड़कियां है वो काफी समय से प्रोटेक्टेड है, ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़कियां यू ज़ैंग के काफी करीबी है, लगता है कि मैं इनका इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एडवांटेज उठा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी काफी तेजी के साथ लान और जियान को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। ये देखने के बाद एनकाई काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी काफी तेजी के साथ आकर एनकाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से एनकाई काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और आदमी मुस्कुराते हुए जियान और लान को पकड़ने वाला होता है कि फेंग पीछे से हमला करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फेंग उसे नहीं रोक पाता और वो आदमी लान को पकड़कर वहां से काफी तेजी के साथ उड़ जाता है। अपनी आंखों के सामने लान को लेकर जाता हुआ देखकर भी फेंग कुछ नहीं कर पाता। तभी उसके नजर यंग मास्टर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी तेजी के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखने के बाद फेंग भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी फेंग के आगे एक आदमी आकर अपने आप को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इतने बड़े धमाके को होता हुआ देखकर जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो यू ज़ैंग है इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन मेरे पास ऐसे वॉरियर्स है जो कि मेरे लिए कभी भी मरने के लिए तैयार है। अगर मेरे पास ऐसे वॉरियर्स नहीं होते तो मुझे भागने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी फेंग काफी तेजी के साथ उस यंग मास्टर के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद उस यंग मास्टर के गोटे मुंह में आ जाते हैं। तभी फेंग उसके गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख देता है, जिसे देखने के बाद वो यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए फेंग से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम लाइजे में नहीं जा सकते, अगर तुम्हें लाइजे में जाना है तो मैं तुम्हारे लिए इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन फेंग तो काफी गुस्से में होता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वो यंग मास्टर फेंग से कहता है कि मेरे जो फादर है वो ताओजाओ सेक्ट के मास्टर है, इसीलिए मैं तुम्हें काफी आसानी से लाइजे में ले जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद फेंग अपने मन में कहता है कि ये ताओजाओ सेक्ट का यंग मास्टर है, मैं इसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद फेंग उसकी कल्टीवेशन को सील कर देता है और उसे कहता है कि तुम हमें सही सलामत लाइजे में लेकर जाओगे। तभी हमें होंगशेंग को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए फेंग से कहता है कि मास्टर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अब हमारे कब्जे में है। ये सुनने के बाद यंग मास्टर और भी ज्यादा डर जाता है। उसे इस तरह से डरता हुआ देखकर फेंग काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि तुम्हारा ये जो चेहरा है डरता हुआ वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। फिर फेंग वहां पर के अपने लोगों को ये ऑर्डर दे देता है कि जो इंजर्ड है वो जल्दी से जाकर अपने आप को ट्रीट करो और इस यंग मास्टर के यहाँ से लेकर जाओ, और इसके जो आदमी है जो कोई भी अपनी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से तबाह कर देगा उसे जाने दो, और जो कोई भी ऐसा नहीं करता उसको मार डालो। और ताओजाओ सेक्ट को एक मैसेज भेजो कि अगर तुम्हें तुम्हारा यंग मास्टर जिंदा चाहिए तो मेरी जो अप्रेंटिस है लान उसे सही सलामत मेरे पास लेकर आओ। फिर वहां से सीन चेंज होकर में ताओजाओ सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही आदमी जिसने लान को पकड़ लिया होता है वो काफी ज्यादा परेशानी में होता है,
क्योंकि उसका जो यंग मास्टर है वो पकड़ा गया था। तो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सिख मास्टर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसे इतना परेशानी में देखकर जो लान है वो उसे कहती है कि क्या तुम डर रही हो। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर मैं किससे डरूंगा। ये सुनने के बाद लान उससे कहती है कि तुम इस बारे में चिंतित हो कि आखिर ताओ शेख तुम्हारे साथ क्या करेगी, और अभी मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मुझे पकड़ने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। लान की ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी चिल्लाते हुए लान से चुप हो जाने के लिए कह देता है। ये सुनने के बाद लान थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग एनकाई और होंगशेंग से कहता है कि क्या तुम्हें उससे कुछ पता चला। ये सुनने के बाद होंगशेंग उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा जिद्दी थे, लेकिन मैंने उन्हें डरा धमका कर उनसे सब कुछ जान ही लिया। फिर होंगशेंग अपने पास एक स्क्रोल निकाल कर फेंग को देते हुए उसे कहता है कि ये फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का मेथड है। उस स्क्रोल को पकड़ने के बाद सिस्टम का हमारे फेंग को नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली येलो ग्रे की जो फॉर्बिडन फॉर्मेशन ब्रेकिंग मेथड है उसे सीख लिया है, और इस फॉर्बिडन फॉर्मेशन की जो सक्सेस रेट है वो 100% है। ये सुनने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है, लेकिन फेंग उस स्क्रोल को होंगशेंग को दे देता है, जिसके वजह से फेंग के 100 टाइम क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हो जाती है और उसे फॉर्बिडन आई रिवॉर्ड में दी जाती है, जो कि मिस्टीरियस रैंक से जितने भी कम लेवल वाले फॉर्मेशन है उसके अंदर तुम काफी आसानी से देख सकते हो। उस आग को पाने के बाद फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर फेंग एनकाई से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन ब्रेकिंग मेथड की जो सीक्रेट है उसे पूरी तरह से फैला दो। ये सुनने के बाद एनकाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फेंग से कहती है कि मास्टर आखिर आप क्या करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि हमारे पास किसी तरह का बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए जितने ज्यादा लोग इस फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। फिर फेंग एनकाई और होंगशेंग को अपना अपना काम सौंप देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। उनके वहां से जाने के बाद जियांग फेंग के पास आकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए फेंग से कहती है कि मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं गलत थी, मैं अपने जूनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जियांग को इस तरह से करता हुआ देखकर फेंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरा जो डिसाइपल है वो आमतौर पर पागल जैसा है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, वो दूसरों की परवाह करता है। फिर फेंग जियांग के सर को सहलाते हुए उसे कहता है कि इस मामले में मास्टर भी हेल्पलेस था, मास्टर तुम्हें दोष नहीं देता।